नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज़ गांधी हूँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आपके सामने डिस्कस करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित है बुलडोज़र जस्टिस से। हालांकि बुलडोज़र जस्टिस नहीं होता है, बुलडोज़र से हमेशा इनजस्टिस होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संविधान से चलते हैं, संविधान से परे कोई चीज़ नहीं हो सकती है और कोई भी अगर प्रक्रिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा या स्थानीय निकाय के द्वारा या स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा अपनाई जा रही है तो वो प्रोसेस ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि उसमें जो अफेक्टेड पर्सन है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, सुनवाई का मौका उनको देना चाहिए। और अगर स्टेट अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि कोई भी निर्माण अवैध है तो उनको नोटिस जारी होना चाहिए और नोटिस के बाद सुनना चाहिए जो अफेक्टेड पार्टी है उसको, और पूरा का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ये जान लेते हैं ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्यों। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तरांचल हो या राजस्थान हो या तेलंगाना हो, यहाँ पर बहुत सारे अवैध निर्माण कहकर बुलडोजर से ढाए जा रहे थे, जिससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग कोर्ट पहुंचे और ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने ये फैसला सुना दिया है। इसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन ने ये फैसला दिया है और इसमें ये कहा है कि जो डेमोलिशंस होते हैं या जो जो घर ढा दिए जाते हैं उसको ढाने से पहले एक ड्यू प्रोसेस यानी एक कानूनी प्रक्रिया को जो स्टेट अथॉरिटीज को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या स्थानीय निकाय को अपनाना होगा ताकि कानून का राज स्थापित हो सके। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश रतलाम में एक फैमिली का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो उनकी पैतृक प्रॉपर्टी थी, वो सिर्फ इसलिए ढा दी गई थी कि उसके जो मालिक थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे किसी एक जुर्म में। इसी तरह से उदयपुर के अंदर म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने एक स्टूडेंट जो 15 साल के थे, उन्होंने अपने साथी को चाकुओं से गोद दिया था और इसके जुर्म में उनका घर ढा दिया गया था। बाद में पता लगा कि वो स्टूडेंट किराए पे रहते हैं, यानी कि उनका घर भी नहीं था, तब भी ढा दिया गया था। इसी तरह की चीज प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज में जो एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसमें हिस्सा लेने पर एक व्यक्ति का घर ढा दिया गया था। इसी तरह की चीज दिल्ली जहांगीरपुर में भी हुई थी, जहां पर बहुत सारे घरों को अवैध कहकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ढा दिया था। इन सभी मसलों में लोग कोर्ट गए और कोर्ट में ये मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मसलों को इकट्ठा करके एक जगह सुना। जमीयत उलेमा हिंद वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक प्रॉपर तरीका अपनाया जाना चाहिए, एक प्रायर नोटिस दिया जाना चाहिए और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उस बंदे को जो कि प्रभावित है। हम सिर्फ इसलिए किसी का घर नहीं ढा सकते क्योंकि वो व्यक्ति किसी मामले में एक्यूज्ड है या वो सजा याफ्ता है, सिर्फ इस बिना पर हम उसका घर नहीं ढा सकते क्योंकि उस घर में सिर्फ वही नहीं रह रहा है, उस घर में उसके फैमिली मेंबर रह रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस बात पे कि वो कन्विक्टेड है या एक्यूज्ड है किसी जुर्म का और उसका घर ढा दें तो ये इस तरह से है जैसे हमने कलेक्टिव पनिशमेंट सभी घर वालों को दे दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक किसी म्युनिसिपल लॉ का वायलेशन ना हो और जब तक प्रायर नोटिस ना दिया जाए तब तक किसी भी प्रॉपर्टी को डेमोलिश नहीं किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कही कि यदि किसी व्यक्ति को सजा ही क्यों ना मिल गई हो तब भी कानून ये अधिकार नहीं देता है कि उसका घर गिराया जाए, यानी कि दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी का घर नहीं गिराया जा सकता। ऐसा हमारे संविधान में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई भी प्रावधान नहीं है। फैसला देने से पहले जब सुनवाई इस केस की हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं और सेकुलर कंट्री में जो कानून है वो सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो इलीगल ऑक्यूपेशन यानी कि अवैध कब्जा किसी हिंदू ने किया है या किसी मुसलमान ने किया है या किसी और धर्म के व्यक्ति ने किया है, तो कानून सब पर बराबर लागू होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अवैध निर्माण सिर्फ इस पर्टिकुलर
धर्म के व्यक्ति ने किया है, यदि ऐसा किया जाता है तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है जो राज्य सरकारें नहीं अपना सकती हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्थानीय निकाय नहीं अपना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉ एनफोर्समेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसके बीच में कहीं ना कहीं हमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में लोगों को जीने का अधिकार है और उसी जीने के अधिकार में जो छत के नीचे रहने का अधिकार है यानी कि राइट टू शेल्टर है, वो भी राइट टू लाइफ में आता है। इसलिए अगर हम बगैर किसी कारण से किसी की प्रॉपर्टी को ढाते हैं तो वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का एक तरह से उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट को जो ताकत मिली हुई है आर्टिकल 142 के तहत, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं। पहला दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि किसी भी अवैध निर्माण को गिराने से पहले मालिक को 15 दिन का नोटिस देना होगा ताकि मालिक अपनी स्थिति साफ कर सके। नोटिस देते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से अवैध है, ये डिटेल में मालिक को बताया जाना चाहिए और 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाए ताकि कोई भी पिछली डेट में नोटिस ना भेज पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी ईमेल के जरिए या जो भी तरीका अपनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी सूचित किया जाना चाहिए इसके बारे में, ताकि कोई भी नोटिस बैक डेट में ना दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि 3 महीने के अंदर जो नगर निगम है या स्थानीय निकाय हैं वो एक डिजिटल पोर्टल बनाएंगे और वहां पर जो नोटिस सर्व किए गए हैं या नोटिस को चिपकाने की जो सूचना है या जवाब क्या दिया गया और उसके अंदर आदेश क्या दिया गया, ये सभी की सभी चीजें उस पोर्टल पर डालनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि जो प्रभावित पार्टी है, जो मालिक है, मकान मालिक, उसको सुनने का मौका देना ही होगा, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को फॉलो करना है हर किसी को। तो इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही देना है। अगर मालिक मुलाकात करना चाहे अथॉरिटीज से और वहां पर मुलाकात के वक्त जो भी वो कहे वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी इस केस में यह भी की है कि याची को, यानी कि मकान मालिक को, जो प्रभावित पार्टी है, उसको इतना मौका मिलना चाहिए कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। तो जब अथॉरिटीज अपना फाइनल ऑर्डर, यानी कि सुनने के बाद फाइनल ऑर्डर देंगी, तो वो फाइनल ऑर्डर के बाद 15 दिन पार्टी को देने होंगे, यानी कि प्रभावित पार्टी को देने होंगे, ताकि प्रभावित पार्टी यदि कोर्ट जाना चाहे स्टे ऑर्डर लेने के लिए तो वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट जा सके। इन 15 दिन के बाद जो फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, तो फाइनल ऑर्डर के बाद 15 दिन दिए जाएंगे। 15 दिन के बाद अथॉरिटीज को ये इजाजत होगी कि वो इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश कर लें। लेकिन जो ये फाइनल ऑर्डर होगा उसमें बताना होगा कि पूरी प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना है, आधा डेमोलिश करना है, और उसमें यह भी रीजन बताना होगा कि इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को किसी भी तरह से फीस वगैरह देके या कोई भी फाइन देके अगर रेगुलराइज करा सकता है तो वो भी बताना होगा। यदि कोई ऑप्शन नहीं बचता है तभी अथॉरिटीज उस प्रॉपर्टी को डेमोलिश करेंगी। इस संपत्ति को ढहाने की जो प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी नगर निगम को या नगर निकाय को, या जो भी स्टेट अथॉरिटीज उसको डेमोलिश कर रही हैं, पूरी उसकी वीडियोग्राफी बनानी होगी। यानी कि डेमोलिशन से पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी होगी और उसके बाद डेमोलिशन रिपोर्ट बनानी होगी, और ये भी बताना होगा कि कौन कौन अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं। सीधी भाषा में कहें तो वो अधिकारी या वो लोग जो इस डेमोलिशन ड्राइव में मौजूद हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट इस डेमोलिशन प्रक्रिया के दौरान बनानी होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों का किसी भी तरह से उल्लंघन होता है तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और इसके लिए जो ऑफिसर्स हैं वो जिम्मेदार होंगे। और अगर इलीगल तरीके से किसी प्रॉपर्टी को ढाया जाएगा तो ऑफिसर्स अपनी निजी जेब से उस मकान को या उस प्रॉपर्टी को बनाने का पूरा खर्चा देंगे। तो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कोई मुजरिम ही क्यों ना हो, यदि कोई सजा याफ्ता ही क्यों ना हो, तब भी आप उसकी प्रॉपर्टी को नहीं ढा सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी ही नहीं है, उसके साथ साथ परिवार वालों की भी प्रॉपर्टी है। इसलिए आप कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही कि हमारे संविधान में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है कि आप सजा याफ्ता क्रिमिनल की भी प्रॉपर्टी
बगैर किसी कारणों के ढा दें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी टिप्पणी इस केस में ये की कि जो कार्यपालिका है वो जज नहीं बन सकती। फैसला देने का काम कि कोई चीज इलीगल है या नहीं है, ये काम कोर्ट का है, या कोई कन्विक्टेड है या नहीं, या किसी ने कोई जुर्म किया है नहीं किया है, ये काम कोर्ट का है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिप्लेस द जुडिशरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन है, इसमें टिप्पणी है, जो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जिसके अंदर जिंदा रहने का अधिकार दिया हुआ है, राइट टू लाइफ दिया हुआ है, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो राइट टू शेल्टर है, छत के नीचे रहने का जो अधिकार है, वो लोगों का फंडामेंटल राइट है, वो मौलिक अधिकार है। इसलिए इस अधिकार को बगैर किसी कानून के यानी कि अवैध तरीके से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे संवैधानिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की है। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी से अलग है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रोल अदा नहीं कर सकती है, इसलिए कोई क्रिमिनल है या नहीं है, ये फैसला जुडिशरी को करना है, ये फैसला कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती है। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्कस की है वो है पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक ट्रस्ट के कंसेप्ट ये है कि पब्लिक ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी अवैध कार्रवाई के लिए, अपनी इलीगल एक्टिविटी के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। कोई भी ऑफिसर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। और फिर जो राइट टू शेल्टर है, ये भी एक संवैधानिक कंसेप्ट है आर्टिकल 21 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मैं समझता हूं कि हर नागरिक को इस फैसले के बारे में पता होना चाहिए। जल्दी से मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस फैसले के बारे में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चाहे कोई क्रिमिनली क्यों ना हो, अवैध तरीके से उसका घर ढहाया नहीं जा सकता। कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि क्रिमिनल का आप घर ढहा दीजिए। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले देखे जहां पर घर ढहाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर किसी रोड पर अवैध निर्माण है तो आप ए को हटा दें, बी को ना हटाएं, ऐसी सेलेक्टिव अप्रोच अथॉरिटीज नहीं रख सकती हैं। मैं एक और चीज आखिर में बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो ये उनका 13 नवंबर का फैसला है, ये फैसला एप्लीकेबल नहीं होगा पब्लिक रोड्स पर, फुटपाथ पर, स्ट्रीट पर, रिवर पर, वाटर बॉडीज यानी कि पॉन्ड्स पर, रेलवे लाइन पर, जहां पर भी अतिक्रमण किया गया है वहां पर यह फैसला लागू नहीं होगा, क्योंकि जो अतिक्रमणकर्ता हैं उनको कानून बचाव नहीं देगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत खूबसूरत फैसला आया है, ये फैसला एक आम नागरिक का तो बचाव करेगा, लेकिन अगर किसी नागरिक ने पब्लिक एनक्रोचमेंट किया हुआ है रोड पर, फुटपाथ पर, स्ट्रीट पर, पॉन्ड पर, रिवर पर, रेलवे लाइन पर या इस तरह की किसी और भी बॉडी पर, वहां पर यह फैसला एप्लीकेबल नहीं होगा। यह फैसला वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर कोर्ट ने खुद डेमोलिशन ऑर्डर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। मुझे लगता है हर नागरिक को यह फैसला जानना चाहिए। ये फैसला आम नागरिक की सुरक्षा के लिए है। ये फैसला संवैधानिक जो सुरक्षा नागरिकों को मिली हुई है उसको आगे बढ़ाता है। हम उम्मीद करते हैं इसी तरह के फैसले जो संविधान को मजबूत करते हैं, जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं, जो नागरिक को मजबूत करते हैं, ऐसे फैसले हमें आगे भी सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।